हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट की थी ये सीरीज़ एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वेदर के उन्हें डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम लोग क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्लाउड्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्लाउड्स के टाइप क्या क्या होते हैं, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में कि प्रेसिपिटेशन होती क्या है और प्रेसिपिटेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में क्लाउड होता क्या है। ठीक है, तो क्लाउड का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं हिंदी में क्लाउड का मतलब होता है बादल, है ना। तो क्या होता है कि क्लाउड्स जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स की। जैसे हम लोगों को मालूम है कि एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है, तो जब ये ऊपर आसमान में जाके ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, इकट्ठा होती हैं, तो क्या होता है कि ये बादल बना देती हैं। ठीक है, बादल की फॉर्म में आती है कि जैसे सपोज़ ये हमारे पास क्लाउड है, ठीक है, ये बादल है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये कैसी होती हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में ऐसे स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है, पर जब ये क्लाउड्स में जाके एक एग्रीगेशन बना लेती हैं, ठीक है, बहुत सारी एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये मिलकर क्या बना देती हैं, ये मिलकर बना देती हैं क्लाउड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्लाउड मोस्टली होते कहाँ पे हैं। जैसे हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जैसे टोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेजोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है। इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, राइट। जैसे ये सपोज़ ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि जो पहली लेयर होती है वो होती है टोपोस्फेयर, है ना। ये होती है टोपोस्फेयर, ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये होती है मेजोस्फेयर और ये होती है थर्मोस्फेयर। तो हम लोगों ने देखा था कि वैसे अगर हम लोग बात करें तो क्लाउड जो है वो किसी भी लेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, कि क्लाउड जो है एनी लेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली जो क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप वो वाली वीडियो देखोगे मेरी पहले वाली जहाँ पे हम लोगों ने लेयर्स को डिस्कस किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ट्रोपोस्फेयर में ये एक उसका कैरेक्टर होता है कि जो मोस्टली क्लाउड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो क्लाउड होता है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली कि एग्रीगेशन होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की, और एक चीज़ और पढ़ सकते हैं हम लोग, ये ध्यान में रख सकते हैं कि क्लाउड की कोई शेप नहीं होती, है ना। आप लोगों ने आसमान में देखा होगा कि क्लाउड्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ क्लाउड इस तरीके के होते हैं, कुछ क्लाउड्स ऐसे बिखरे हुए होते हैं, कुछ ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है क्लाउड्स की। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या क्या पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। क्लाउड्स में हो सकता है कि वो लिक्विड भी कंटेन करें, लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके अंदर, हो सकता है उनके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हों, समटाइम गैशियस पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम लोग बात करें लिक्विड पार्टिकल्स की, लिक्विड पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा, वाटर हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्मोक या फिर डस्ट। ठीक है, स्मोक या फिर डस्ट। तो क्लाउड क्या चीज़ें कंटेन करते हैं, क्लाउड जो है या तो क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, या उसके अंदर जो है वो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। तो या लिक्विड होंगे या सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिला के बनाते हैं हमारा क्लाउड। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए कि एग्रीगेशन होती है स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स की, उसके बाद क्या है कि ये मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल से मिला के बनते हैं। लिक्विड पार्टिकल जो हमारा वाटर, और सॉलिड जो है डस्ट या स्मोक से मिलकर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि
क्लाउड्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो क्लाउड की डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि पिक्चर बनाएंगे तो हमें अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सूरज को, ठीक है। तो सपोज़ ये है हमारे पास सन, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं अर्थ को, ठीक है। ये ब्लैक कलर से हम लोग, सपोज़ ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे तो ये दिख ही नहीं रहा, कलर चेंज करते हैं हम लोग। तो सपोज़ ये वाइट नहीं, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या होती है? वाटर बॉडीज़ कुछ भी हो सकता है, जैसे ओशन हो गया, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वाटर बॉडीज़, ठीक है। और ये हमारा हो गया सरफेस, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा सरफेस, ठीक है। तो सपोज़ जैसे क्या होगा कि जैसे सूरज की गर्मी पड़ेगी, यानी कि सूरज जब हीट आएगी सूरज की, तो हीट आने से क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस है वो गर्म होगा, ठीक है। यानी कि जो ये रेडिएशंस आ रही हैं ये कुछ अर्थ सरफेस एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व होने के बाद कुछ जो रेडिएशंस है वो वापस रिफ्लेक्शन करेगी, एब्जॉर्प्शन, पहले ये रेडिएशन आएगी, अर्थ सरफेस को वार्म करेगी, और जब अर्थ सरफेस वार्म हो जाएगा तो ये क्या होगा कि जो ये सराउंडिंग एयर प्रेजेंट है तो ये भी गर्म होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये एयर गर्म होती है तो एयर गर्म होने के कारण क्या होता है कि एयर जो है वो फिर ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे एयर गर्म होगी वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वेट जो है वो कम हो जाता है, लाइटर इन वेट हो जाती है, तो इसीलिए एयर जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे सपोज ये एयर थी, ठीक है। अब ये गर्म हो गई तो ये क्या हो गई? हॉट एयर हो गई। तो हॉट हो गई तो ये क्या करेगी? ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे ये क्या होगी? एक्सपेंड भी होगी, ठीक है। गर्म तो हो गई, गर्म होने के कारण ये ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है और साथ में क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है, यानी कि ये फैल रही है, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर जा रही है एयर, और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये डेंसिटी भी जो है एयर की वो ज़्यादा है, ठीक है। पर जैसे ये एक्सपेंड करेगी और ऊपर जाएगी एयर तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेस हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या होगा कि ऊपर जाके जो एयर है ये यहाँ पर जाके जो है वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। ठंडी होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे। ऑब्वियसली एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं ना, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? यहाँ से हमने देखा कि जब सूरज की किरणें वाटर पर पड़ेंगी तो वाटर से क्या होगी? यहाँ से होगी इवेपोरेशन, ठीक है, यहाँ पे इवेपोरेशन होगी, ओके। तो इवेपोरेशन के कारण क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स सराउंडिंग में चले जाएंगे, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके ही क्या बना रहे हैं? ये एयर को हैवी बना रहे हैं, डेंसिटी हाई हो रही है एयर की। फिर जब गर्म सरफेस के कारण अर्थ का जो सरफेस हॉट हो गया तो ये एयर को भी गर्म करेगा, तो जब एयर गर्म होगी तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी तो इसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे हमने देखा था इवेपोरेशन के कारण जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो ऊपर जाकर क्या होंगे? ये कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि जम जाएंगे। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाएंगे तो ये बादल बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि वाटर ड्रॉपलेट्स की एग्रीगेशन को ही क्लाउड कहते हैं। तो इस तरीके से वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो एग्रीगेट होंगी, उनकी कंडेंसेशन होगी, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से इसे देखते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे सपोज़ यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर बॉडीज़ है। तो अर्थ सबसे पहले सूरज गिरेगा, यहाँ पे सूरज की किरणें आएंगी, यहाँ से इवेपोरेशन होगी, और इवेपोरेशन के कारण जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर गिरेंगी तो पृथ्वी का ये जो सरफेस है ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। जब सरफेस गर्म होगा तो ये जो सरफेस के पास वाली एयर है ये भी हॉट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि और यहाँ की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर वेपर्स या ड्रॉपलेट्स है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो जैसे एयर हॉट हो गई तो गर्म हवा क्या होती है? हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। जो हैवी एयर होती है वो जो मतलब जो ठंडी एयर होती है वो नीचे की तरफ जाती है, और जो लाइटर एयर होती है मतलब जो गर्म एयर होती है वो लाइटर हो जाती है, इसीलिए वो ऊपर की ओर जाती है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप जब भी कोई कागज़ को जलाओगे तो कागज़ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए ही होता है क्योंकि जब हम लोग कागज़ को जलाते हैं तो जो उसकी सराउंडिंग एयर है वो
लाइट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो जिसके कारण वो है वो ऊपर को उठना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए कागज़ भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हॉट एयर हो जाएगी, हॉट गर्म हो जाएगी एयर, तो ये ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी। जब ऊपर को उठेगी तो यहाँ पे ये एक्सपेंड होगी, ठीक है। जब एक्सपेंड होगी तो इसकी डेंसिटी जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। अब एक्सपेंड होगी तो धीरे धीरे क्या होगी, ये कूल हो जाएगी, और कूल होने के कारण जो यहाँ पे जो वाटर वेपर के या वाटर ड्रॉपलेट्स थे हमारे, जो कि इवेपोरेशन के कारण हम लोगों को एनवायरनमेंट में मिले थे, तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो एग्रीगेट हो जाएंगे। तो एक साथ जब वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो क्लाउड की फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे वाटर वेपर के कारण क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लाउड की जो स्टेट्स होते हैं क्लाउड के, वो 3 टाइप के क्लाउड के स्टेट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट हो क्लाउड का तो क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, वहाँ पे स्नो की रेनफॉल होती है, ठीक है, स्नो की फॉलिंग होती है। और अगर वहाँ पे लिक्विड हो, यानी कि क्लाउड का स्टेट जो लिक्विड स्टेट में हो क्लाउड, तो क्या होगी, रेन की फॉर्मेशन होगी। और अगर क्लाउड जो है वो गैस फॉर्म में हो तो सिर्फ वहाँ से वाटर वेपर ही रहेंगे, वहाँ से ना तो कोई बारिश होगी, ना ही वहाँ पे कोई बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो क्लाउड होता है, जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना वाटर प्रेजेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्लाउड की फॉर्मेशन किस तरीके की होगी, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में होगी, लिक्विड में होगी, या गैस में होगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही कि जो क्लाउड होता है वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है क्लाउड की फॉर्मेशन के लिए, एग्रीगेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर वेपर्स, है ना। तो वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर यही है कि हम लोगों ने देखा इवेपोरेशन के कारण जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वही हमारा वाटर वेपर है, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर की जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वही डिपेंड करती है, वही मतलब कि डिसाइड करती है कि जो क्लाउड की डेवलपमेंट हो रही है वो किस स्टेट पे होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड के बारे में कि क्लाउड किस तरीके से डेवलपमेंट होती है क्लाउड की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्लाउड की क्लासिफिकेशंस, ठीक है। क्लाउड जो है वो डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं। हम लोग आसमान में देखते हैं, कभी हर बार एक जैसे क्लाउड तो नहीं होते आसमान में, कभी कभी क्या होता है पूरे काले घने बादल होते हैं, कभी कभी क्या होता है स्कैटर्ड होते हैं बादल पूरे आसमान में, है ना। कभी कभी पूरे वाइट बादल होते हैं, कभी लाल कलर के बादल होते हैं। तो ये डिफरेंट क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं क्लाउड्स के। तो ये हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि WMO के अकॉर्डिंग, WMO क्या है, WMO का मतलब होता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन्होंने क्लाउड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी A, B, C और D, ये 4 कैटेगरीज के क्लाउड इनमें डिवाइड किया हुआ है, किसने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स हैं इन 4 कैटेगरीज में, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइरस क्लाउड की। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी, तो क्या स्पेलिंग होगी इसकी, CIRRUS, ठीक है। तो ये कैटेगरी A के क्लाउड है। तो इनमें क्या होता है, एक बार ना हम लोग जो डिफरेंट टाइप के क्लाउड है इन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंट, यहाँ पे ये पिक्चर है। तो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। हम लोगों ने इस पिक्चर को एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये हायर एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड क्या है, ये मिडिल एल्टीट्यूड है, और ये लोअर एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड्स को डिवाइड किया हुआ सपोज। तो जो लोअर एल्टीट्यूड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो ये सारे डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं। 3 टाइप के क्लाउड्स जो लोअर एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। जो मिडिल क्लाउड्स होते हैं या जो मिडिल एल्टीट्यूड पे क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ये सब मिडिल एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होने वाले क्लाउड्स हैं। और जो हायर क्लाउड्स या हायर एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होते हैं, वो ये 3 टाइप के क्लाउड्स जो ये हायर एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग क्लाउड्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके क्लाउड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास A के बारे में बात करते हैं, फैमिली A के बारे में। तो फैमिली A का जो पहला क्लाउड है वो कौन सा है, वो है साइरस क्लाउड, ठीक है, साइरस क्लाउड। तो इसका क्लाउड की खासियत क्या है कि ये जो क्लाउड्स होते हैं ये क्या होता है कि
ये थोड़े से फेदरी कलर के होते हैं, ठीक है, मतलब ये फेदरी होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये थोड़े से सिल्की अपीयरेंस के क्लाउड होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप पिक्चर में कि पूरे डेंस डेंस नहीं है, ये मिल्की वाइट कलर के या फिर फेदरी, थोड़े थोड़े फेदरी टाइप के। हम ऑब्वियसली क्लाउड को छू तो नहीं सकते, पर हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि इतने डेंस नहीं होते, थोड़े से सिल्की या फेदरी अपीयरेंस के ये क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग, और ये भी है कि ये जैसे हम लोगों ने पहले एल्टीट्यूड की बात की, तो ये जो है ये हाईएस्ट हाइट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं हाईएस्ट हाइट पे ये क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होगी, एक तो ये होगी कि ये हाईएस्ट हाइट पे प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा क्या होगा कि जो इनका अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सिल्की अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप इसका कौन सा है? सेकंड टाइप है इसका साइरोक्यूम्यूलस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो बादल होते हैं वो थोड़े जो है इस तरीके की वेव्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रेगिस्तान में जहाँ पे बहुत सारी रेत प्रेजेंट होती है, तो जब वहाँ पे हवा आती है तो हवा आने के कारण क्या होता है कि इस तरीके से रेत की जो है वो ऐसे स्ट्रैंड्स बन जाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये भी जो होते हैं ये रिब्ड स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होते हैं ये बादल, ठीक है। यानी कि या फिर आप बात कर सकते हो कि जैसे सपोज ये ओशन है या पानी है, कुछ भी है, तो जब पानी में हम लोग ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, पत्थर के साइड में ऐसे 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 एक वेव्स बनने शुरू हो जाती है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इनकी शेप्स होती है ये रिब्ड स्ट्रैंड की शेप में होती है, या फिर क्या होता है कि जैसे जो ओशन में वेव्स बनती हैं, यानी कि या फिर ओशन या फिर सी वाटर में जो वेव्स बनती हैं उनके जैसे इनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बादल है, मतलब जो नेक्स्ट क्लाउड की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्या है वो है साइरोस्ट्रेटस, ठीक है। इसमें इसकी जो मेन फीचर क्या है, हम लोग मेन फीचर्स की बात करें, पूरी डिटेल डिस्कशन नहीं करें क्योंकि इतना डिटेल में किसी एग्जाम में पूछते नहीं हैं, तो इसकी मेन जो फीचर्स है हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो जो इसकी साइरोस्ट्रेटस की मेन फीचर क्या होती है कि इसमें एक फॉर्मेशन होती है, हेलोस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, हेलोस फॉर्मेशन होती है। तो ये हेलोस होता क्या है, हेलोस का मतलब क्या होता है कि लाइट का एक रिंग बन जाता है, ठीक है, एक रिंग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिंग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रिंग की फॉर्मेशन कहाँ होती है? सन के अराउंड होती है या फिर मून के अराउंड होती है, सन के अराउंड या फिर मून के अराउंड जो रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ये किसकी फीचर है? ये है साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स की। जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिंग बन रहा है, ये सन है और सन के अराउंड जो है रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैमिली बी की। तो फैमिली बी का जो पहला क्लाउड है तो वो कौन से क्लाउड्स हैं? वो है अल्टोस्ट्रेटस, ठीक है। तो अल्टोस्ट्रेटस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने एल्टीट्यूड की बात की थी, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हायर टू मिडल, हायर टू मिडल एल्टीट्यूड के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं बादल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो बादल होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? रेनफॉल के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेनफॉल के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल बादल कौन से होते हैं? तो वो होते हैं एल्टोस्ट्रेटस, ठीक है। तो ये क्लाउड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेटस क्लाउड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटस क्लाउड की बात करें तो ये सबसे लोअर हाइट पे जो बादल प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ये लोअर हाइट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं इसकी कि ये जो है ये जो डिजलिंग होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डिजलिंग के टाइम पे ये बादल्स होते हैं, ठीक है। अब डिजलिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो बूंदाबांदी होती है थोड़ी बहुत ही, वो उसे कहते हैं डिजलिंग, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन में कि रेन और डिजलिंग में क्या फ़र्क होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेन होती है, रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? अल्टोस्ट्रेटस, ठीक है। और जो डेजलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो स्ट्रेटस होते हैं, ठीक है। दो टाइप के क्लाउड्स हमने पढ़ लिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि निम्न स्ट्रेटस क्लाउड्स कौन से होते हैं।
तो निम स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, वो या तो ये भी रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्नो के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 टाइप के क्लाउड्स का मेनली पढ़ा कि जैसे रेनफॉल के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि रेनफॉल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है अल्ट्रोस्ट्रेटस, ठीक है, अल्ट्रोस्ट्रेटस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेजलिंग के लिए ड्रिजलिंग के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाउड्स, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अब हम लोगों ने देखा कि स्नो के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होते हैं निम स्ट्रेटस क्लाउड्स जो है वो स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फैमिली डी में कौन कौन से क्लाउड्स आते हैं। तो फैमिली डी में जो पहला क्लाउड होता है वो है क्लूम्यूलस, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना। तो क्लूम्यूलस जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी का पहला क्लाउड है। तो इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इनके जो नाम होते हैं, इनके 2 नाम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इन्हें या तो कहते हैं डोम क्लाउड्स, ठीक है, डोम क्लाउड्स, या फिर इन्हें कहते हैं कॉलीफ्लावर क्लाउड्स, ठीक है, कॉलीफ्लावर क्लाउड्स, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जो है वाइट कलर के होते हैं। ये पूरा देख रहे हो ना आप लोग, कितने सुंदर लग रहे हैं, वाइट कलर के पूरे डेंस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें या तो डोम क्लाउड्स या फिर कॉलीफ्लावर क्लाउड्स कहते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट, ये तो हमारे यहाँ पे ये क्लाउड्स ख़त्म हो गए, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिए सारे डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी कि जो साइरस क्लाउड्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ये हाईएस्ट हाइट पे प्रेजेंट होते हैं और ये सनराइज या जब सनसेट होता है उस टाइम पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो साइरोक्लूम्यूलस होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें इनकी जो है राइप्ड स्टैंड बनती हैं, ठीक है, रिप्ड स्टैंड्स बनती है, जैसे कि रेगिस्तान में जैसे हवा आती है, हमने पढ़ा उस तरीके की स्टैंड्स इसमें बनती हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो साइरोस्ट्रेटस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें एक हैलो की फॉर्मेशन होती है, हैलोस फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक रिंग की फॉर्मेशन होती है सन के अराउंड। नेक्स्ट हमने देखा अल्टोस्ट्रेटस, इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेटस हमने देखा, स्ट्रेटस में हमने क्या पढ़ा कि ये लोएस्ट हाइट पे प्रेजेंट होते हैं और ये ड्रिजलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा निम स्ट्रेटस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये रेनफॉल या सॉरी ये स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो क्लूम्यूलस होते हैं वो क्लाउड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका 2 नाम होते हैं, एक हमने पढ़ा डोम क्लाउड और कॉलीफ्लावर क्लाउड। क्यों, क्योंकि इनकी जो ये वाइट कलर के डेंस क्लाउड्स होते हैं ये समर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट हाइट पे यानी कि डिफरेंट एल्टीट्यूड पे कौन कौन से क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का पहले तो हम लोग मतलब समझते हैं, मतलब क्या होता है प्रेसिपिटेशन का। तो जैसे क्लाउड बनते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे सपोज ये क्लाउड बना, तो क्लाउड में क्या होता है, कैसे बनता है क्लाउड, क्लाउड में ये जो बनता है ये प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि जो वाटर प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होती है, यहाँ पे सी होगा। तो प्रेसिपिटेशन किस चीज़ की होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रेसिपिटेशन होती है। तो जो क्लाउड के पार्टिकल्स होते हैं जब ये हैवी हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब धीरे धीरे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो सब एक साथ कंडेंस होते रहते हैं, तो कभी ना कभी तो हैवी होता है ना। तो जब वो बादल हैवी हो जाते हैं, वो जो पार्टिकल्स क्लाउड में प्रेजेंट है वो हैवी हो जाते हैं, वो एयर में सस्पेंड नहीं रह सकते, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे अर्थ पर गिरना शुरू हो जाते हैं। किस फॉर्म में गिरते हैं, या तो वो स्नो की फॉर्म में गिरते हैं, या फिर वो रेन की फॉर्म में गिरते हैं, राइट, या फिर वो डिजलिंग की फॉर्म में गिरते हैं, या फिर वो जो ओले पड़ते हैं यानी कि हेल उन्हें कहते हैं, उनकी फॉर्म में गिरते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से गिरती हैं, ये आसमान से ही गिरते हैं, क्लाउड से ही गिरते हैं। ये तो है नहीं कि स्नो कोई आता है और फेंक के चले जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, क्लाउड से आती है। तो ये जो चीज़ें ये डिफरेंट फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन नीचे आती है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है जिसके थ्रू वाटर की रेन पे एंट्री होती है, यानी कि वाटरफॉल होता है रेन अर्थ के ऊपर, तो उसे हम लोग जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं,
ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म्स में आती है? प्रेसिपिटेशन जो है हम लोग रेन को प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं, स्नो को कह सकते हैं, हेल को कह सकते हैं, या फिर फ्रीजिंग रेन को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है प्रेसिपिटेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेन की, कि रेन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग रेन को देखते हैं कि रेन क्या होती है। तो सबने देखा है कि रेन क्या होती है। रेन वाटर यानी कि जब क्लाउड से इस तरीके की ड्रॉपलेट गिरती है तो उसे हम लोग रेन कहते हैं, है ना। तो ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन नीचे आती है अर्थ के ऊपर तो उसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट होती है इसका जो साइज़ होता है वो मोर देन या ग्रेटर देन कितना होता है, 0.5 mm से, ठीक है। अगर ये ड्रॉपलेट का साइज़ 0.5 mm से बड़ा हो तो उसे हम लोग रेन कह देते हैं। पर अगर इसी ड्रॉपलेट का साइज़ 0.5 mm से कम हो तो उसे हम लोग ड्रिजलिंग कह देते हैं, ठीक है। अब ड्रिजलिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो रेनफॉल में क्या होता है कि वो सारे ड्रॉपलेट्स जो है वो बादल से निकल के अर्थ के ऊपर पहुंच जाते हैं। पर ड्रिजलिंग में क्या होता है, इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते, तो अर्थ से पहुंचने के पहले ही वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्योंकि उनका फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनका साइज़ 0.5 mm से कम होता है, तो वो जब तक वाटर वेपर अर्थ सरफेस तक पहुंचती है उससे पहले ही वो क्या होती है, इवेपोरेट हो जाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे मिस्ट भी कह सकते हैं इसीलिए, ठीक है। तो मिस्ट क्या होता है कि जब वाटर वेपर जो है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही जो है वो इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्नो क्या होती है, ठीक है। स्नो क्या होती है, हम लोगों ने पहले पढ़ा, स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लाउड्स कौन से होते हैं, वो होते हैं एट्रोस्ट्रेटस, ठीक है। निम्बोस्ट्रेटस नहीं पढ़ा था? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्नो क्या होती है। तो स्नो क्या होती है कि जब प्रेसिपिटेशन क्लाउड से जो प्रेसिपिटेशन गिरती है वो वाइट कलर की आइस की फॉर्म में गिरे, यानी कि ओपेक, यानी कि उसके आर पार कुछ ना दिखता हो, तो जो प्रेसिपिटेशन वाइट कलर की, जैसे कि ये क्लाउड है, वैसे तो स्नोफॉल मोस्टली सबको मालूम ही होगा, असली में नहीं देखी होगी तो टीवी में तो देखी ही होगी ना। तो जैसे ये क्लाउड है, तो क्लाउड से क्या होता है कि जब वाइट कलर की ओपेक आइस गिरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्नो कहते हैं, ठीक है। तो स्नो की और फीचर्स क्या होती है कि जो ये क्रिस्टल गिरती है ये सॉलिड फॉर्म में गिरती है, तो पता ही है कि रेनफॉल जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में गिरती है प्रेसिपिटेशन, और ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में अर्थ से प्रेसिपिटेशन आती है ना। तो ये जो सॉलिड फॉर्म में आती है तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं आइस के, ठीक है। आइस के हेक्सागोनल क्रिस्टल की शेप में ये सॉलिड जो है वो आइस से गिरती है, ठीक है। हेक्सागोनल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, आई थिंक 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल शेप में गिरती है, शायद तो हेक्सागोनल 6 ही होता है, बाकी अगर 6 नहीं होता तो सॉरी आप लोग देख लेना, पर मुझे शायद 6 ही याद नहीं आ रहा मुझे सही से। तो हेक्सागोनल शेप में गिरती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्नो होती है, ये स्नो जो होती है ना ये बिना मेल्ट किए हुए अर्थ के ऊपर आती है, ठीक है। जब यहाँ से ये गिरेगी, ये एक बात और बताती हूँ मैं कि जो स्नो होती है ये विंटर प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। ये विंटर प्रेसिपिटेशन के अंडर आती है। तो जब स्नो जो है वो अर्थ के ऊपर बिना, मतलब जो प्रेसिपिटेशन है अर्थ के ऊपर बिना मेल्ट हुए अर्थ पे पहुंचे तो उसे हम लोग स्नो कह देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी स्नो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हेल्स क्या होते हैं। हिल का मतलब होता है कि ओले, हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब ओले पड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हेल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन सब में। तो जैसे हम लोगों ने देखा स्नो क्या होती है, स्नो होती है बिना मेल्टिंग के वो स्नो जो है वो अर्थ सरफेस पे आती है। एक होता है स्लिट। स्लिट का मतलब क्या होता है कि जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है, फिर मेल्ट होने के बाद वो फिर से फ्रीज हो जाती है। जैसे सपोज यहाँ पे बादल है, बादल से यहाँ पे आई तो ये स्नो की फॉर्म में थी, फिर यहाँ पे आके ये क्या हो गई, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे गर्म हवा थी, तो जिसके कारण ये क्या हो गई, ये पिघल गई, ठीक है, मेल्ट हो गई। अब मेल्ट होने के बाद जब ये फिर से नीचे आई तो यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर फिर से कम था, तो यहाँ पे ये फिर से रीफ्रीज हो गई, तो जो लास्ट में मिला वो हमें स्लेट मिला। एक होता है कि फ्रीजिंग रेन का मतलब क्या होता है कि जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद रीफ्रीज हो जाती है, बट ऑन
किसी सरफेस के ऊपर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये बिना सरफेस के जैसे ओले गिरते हैं उसी तरीके से स्लेट गिरती है या स्नो गिरती है उसी तरीके से स्लेट होती है। बस ओले और स्लेट में ये फ़र्क होता है कि जो ओले होते हैं वो पूरे वाइट कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बट स्लेट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो ये बिना किसी सरफेस के गिरती है, बट जो रेन फ्रीजिंग रेन होती है वो सरफेस के ऊपर आकर रीफ्रीज होती है। और जो रेन होती है ये तो हमें पता ही है कि ये जो स्नो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है और पानी के रूप में नीचे गिरती है, तो उसे रेन कहते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं कि जहाँ पे ये है स्लेट। ठीक है, स्लेट की बात की हमने, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं कि पहले स्नो जो है वो नीचे आई, फिर वो मेल्ट हो गई, फिर से रिफ्रीज हुई, तो वहाँ से क्या बना, स्लेट बना। स्नो तो हमें पता ही है कि बिना मेल्टिंग के सरफेस पे आई तो वो पूरी स्नो बन गई। और ये जो है ये फ्रीजिंग रेन होती है। फ्रीजिंग रेन हमने देखा ये बिना सरफेस के, तो यहाँ पे जब पानी स्नो आएगी तो जब वो रीफ्रीज होगी तो वो किसी सरफेस के ऊपर रीफ्रीज होगी, तो इस तरीके से वो सरफेस के ऊपर रीफ्रीज होगी। या फिर कहीं पे आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या असली में देखा होगा कि जैसे ये पहाड़ दिखाते हैं या कोई भी पेड़ पौधे कुछ भी होते हैं जो भी मतलब जहाँ पे स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे इस तरीके से जो है वो वाटर की इस तरीके से वाटर जो है वो जम जाता है। ये पानी जो जमता है ये क्या होती है, ये फ्रीजिंग रेन ही होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फ्रीजिंग रेन और स्नो और स्लेट में डिफरेंस। ठीक है, बस यही है, मुझे लगता है। हाँ, यहाँ यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।